हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोनू मैथ्स वर्ल्ड में। आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। हमने इसके बेसिक इसका पीछे चैप्टर में पढ़ रखा हुआ, तो आइए समझते हैं। तो हम लोग इसका चैप्टर की शुरुआत करेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो एक डेफिनेशन होती है कि क्या कहते हैं, जितने भी नंबर हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उन सभी नंबर्स को हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। या फिर ऐसी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। तो हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। कहते अगर वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होती हैं तो हम लोगों ने पीछे परिमेय और अपरिमेय पीछे क्लास में पढ़ रखा है, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पढ़ रखा है प्राकृतिक संख्याएं, दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ लेते पूर्ण संख्याएं, और तीसरे पे हम लोग पढ़ते पूर्णांक। इन सभी का संग्रह परिमेय संख्या होता है। और परिमेय में हम लोग अपरिमेय संख्याएं जोड़ दें तो ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि अगर बोला जाए कि प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक होती हैं कि नहीं, तो होंगी। पूर्ण संख्याएं वास्तविक होंगी कि नहीं, होंगी। पूर्णांक वास्तविक होंगे कि नहीं होंगे। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। तो अगर एग्जाम्पल लिखना हो तो बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स। तो 0 परिमेय संख्या है, √2 परिमेय संख्या है, √25 परिमेय संख्या, ये √2 सॉरी अपरिमेय संख्या है, √25 परिमेय संख्या है। और अगर परिमेय और अपरिमेय सब है तो फिर वास्तविक भी होंगी। इस तरीके से हम लोग बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं। तो ये था वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं की जो दो डेफिनेशन होती हैं, वही संख्याएं जिनको हम लोग नंबर 9 पर प्रदर्शित करते हुए वास्तविक संख्या कहलाती हैं। या तो फिर हम लोग ये कह देते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। और परिमेय और अपरिमेय संख्या हम लोगों ने पिछली क्लास में बहुत बेहतर तरीके से पढ़ रखा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड के बारे में कि गुणनखंड क्या होता है। तो गुणनखंड के बारे में पढ़ने के लिए हम लोग बोर्ड क्लियर कर लेते हैं। बोर्ड वैसे साफ नहीं होता सही से, लेकिन चलिए आगे पढ़ते हैं लोग गुणनखंड।
गुणनखंड का इंग्लिश नाम होता है फैक्टर। फैक्टर, फैक्टर क्या होंगे? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है दिमाग में कि फैक्टर होंगे क्या। जो संख्या किसी दी हुई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे। जो संख्या किसी दी हुई संख्या को पूरी तरह विभाजित करे, इसका मतलब उसमें शेष पर नहीं बचना चाहिए, जीरो शून्य हो जाना चाहिए शेष पर, विभाजित कर दे, वही संख्या उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है। एक बार फिर सुन लीजिए, जो संख्या किसी दी हुई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे, वही संख्या उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है। तो आइए हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद फिर हम समझने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। लिखेंगे जो संख्या किसी दी हुई संख्या को विभाजित करती है, वही संख्या दी हुई संख्या का गुणनखंड होती है। ये डेफिनेशन, जो संख्या किसी दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, वह संख्या दी हुई संख्या का गुणनखंड होगी। और एग्जाम्पल के लिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे हमारे पास मान लीजिए 6 है, तो हम लोग ये दिमाग लगाते हैं 6 को पूरी तरह से कौन कौन सी संख्या डिवाइड कर सकती हैं। तो अगर सोचा जाए तो एक तो 2 हो जाएगी, एक 3 हो जाएगी, 3 से भी 6 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, और 2 से भी पूरी तरह से 6 डिवाइड हो जाएगा। और 1 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 1 प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड 1 होगा, और स्वयं वही संख्या भी अपना एक गुणनखंड होती है। अगर हम लोग बोलें कि 6 के कितने गुणनखंड हैं, तो 6 के 4 गुणनखंड, 2, 3 और 6। अब ये चारों संख्याएं ये 6 के गुणनखंड हैं, हम लोग चेक कर सकते हैं। 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 3 2 जा 6, मतलब 2 3 जा 6, 3 आ जाएगा, 3 टाइम्स में पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 बच जाएगा। इस तरीके से हम लोग डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 टाइम्स में 6 और रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब 2 इसको पूर्णतः डिवाइड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर 2 इसका एक गुणनखंड कहलाएगा। जैसे 3 है तो 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 और 6, 3 2 जा 6 और ये रिमाइंडर 0 बचेगा। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि 3 भी एक गुणनखंड होगा 6 का। आइए कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हम लोग ले लें 12, तो सोचिए ऐसी 5 संख्या हो सकती हैं जो 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर दें। तो हमारे दिमाग में आती है पहली संख्या 2, उसके बाद 3, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, और उसके बाद 4 3 जा 12, उसके बाद आ जाएगा 6 2 जा 12, उसके बाद 1 तो सभी का होगा फैक्टर, और स्वयं वह संख्या भी अपना फैक्टर कहलाती है। इस तरीके से अगर हम लोग 12 के फैक्टर लिखें तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 12। इस तरीके से 12 के आपके पास गुणनखंड कितने आ गए? टोटल 6। और ये सभी संख्याएं ऐसी लिखी हुई हैं जो 12 को पूर्णतः विभाजित कर देंगे। इसका मतलब इनमें जो रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, वो 0 आएगा। यही संख्या होते हैं गुणनखंड। तो याद रखिएगा बच्चों कि कोई भी संख्या अगर किसी संख्या को पूरी तरह से डिवाइड कर दे रही, अगर उसमें डिवाइड करने पर शेषफल 0 आ रहा, तो इसका मीनिंग ये होता है कि वह संख्या उस दी हुई संख्या के एक गुणनखंड होगी।
आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये गुणनखंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। अगर और एग्जाम्पल समझने का सोचे तो हम लोग मान लीजिए 8 ले लें, तो हम लोग दिमाग लगाते हैं 8 को कौन कौन सी संख्या है जो पूरी तरह डिवाइड कर देंगे। 2 कर देगी, 4 कर देगी, और उसके बाद आपका 8 स्वयं कर देगा अपने आप को डिवाइड, और 1। इस तरीके से अगर हम लोग कहें तो 8 के फैक्टर आ जाएंगे 2, 4, 8 और 1। ये ऐसी चारों संख्याएं जो इस 8 को पूर्णतः विभाजित कर देंगी। इसका रिमाइंडर 0 आएगा, शेषफल इसमें 0 ही आएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग इस बोर्ड क्लियर कर देते हैं और आगे पढ़ते हैं हम लोग अभाज्य संख्याएं। हम जानेंगे अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। लिखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं इनका इंग्लिश नेम होगा प्राइम नंबर्स। और इनकी अगर डेफिनेशन हम लोग देखें, परिभाषा देखें, तो जिस संख्या के केवल, याद रखिए फ्रेंड्स, जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं वह संख्या, तो वह संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं वह संख्या हो, उसको हम लोग कहते हैं कि यह एक अभाज्य संख्या है। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन हो जाएगी इसकी कि लिखेंगे जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड और 2 ही गुणनखंड, एक और स्वयं वह संख्या, स्वयं वह संख्या। ऐसी संख्या जिस संख्या केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, स्वयं एक और स्वयं वह संख्या, उन संख्याओं को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। इसका मीनिंग ये निकल के आ रहा है यहाँ पर कि ऐसी ये जो अभाज्य संख्या होगी वो संख्या किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगी, एक से डिवाइड होगी या तो स्वयं से डिवाइड होगी। इसका मीनिंग ये हुआ। उन संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में 2 लिख लीजिए। 2 एक ऐसी संख्या है, अगर 2 के फैक्टर हम लोग करेंगे तो 2 से 2 ही स्वयं से कटेगा और 1 से, और कोई ऐसी संख्या नहीं यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है जिससे कि पूरी तरह से 2 डिवाइड हो जाए। इसलिए जो 2 है आपको क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। उसके बाद 3 ले लेते हैं। 3 एक ऐसी संख्या जो 3 से डिवाइड होगी स्वयं से और 1 से, तो इसलिए इसके ये क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या 3 कहलाएगी। कहने का मतलब ये कि डेफिनेशन यहाँ पर सेटिस्फाई होना चाहिए। डेफिनेशन हमारी क्या कहती है कि जिस संख्या केवल 2 ही गुणनखंड हो, तो 2 गुणनखंड में कौन कौन से, 1 हो और स्वयं वह संख्या हो, तो उसमें स्वयं 2 का गुणनखंड 2 हो गया और 1। इस तरीके से स्वयं 1 है और स्वयं वह संख्या, इसलिए संख्या क्या कहलाएगी, आपकी अभाज्य संख्या कहलाएगी। उसके बाद हम लोग 5 लिख लेते हैं। 5 से ही डिवाइड होगा और 1 से, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 आपका अभाज्य संख्या हो जाएगी। उसके बाद आएंगे हम लोग 6 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 6 आप लोग देखिएगा, 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड 1 से, तो इसलिए इसकी ये 3 संख्याएं आ गई। और हमारी डेफिनेशन क्या कहेगी, 1 और स्वयं वह संख्या हो, इसलिए ये क्या हो जाएगी, 6 एक आपकी अभाज्य संख्या नहीं हो जाएगी, ये होगी भाज्य संख्या। और लिख सकते हैं 7 स्वयं से डिवाइड होगी, पूरी पूर्णतः स्वयं से डिवाइड होगी और 1 से, इसलिए 7 क्या हो जाएगी, आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो आई होप बच्चों आपको अभाज्य संख्या समझ में आई होगी कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं, एक बार फिर से सुन लीजिएगा, ऐसी संख्याएं
जिनके केवल दो ही गुणनखंड हैं, एक और स्वयं वह संख्या हो, उन संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्याएं कहेंगे। अब आइए आगे इधर लोग पढ़ते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती है। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याओं के बारे में जानें। भाज्य संख्याओं को बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर्स, इंग्लिश में अगर बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स। इनकी डेफिनेशन पे क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन तो ये है कि वह संख्या अभाज्य संख्या होगी जो जिसके गुणनखंड एक हो और स्वयं वह संख्या हो। इसमें ये आ जाएगा कि ऐसी संख्या, डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले, ऐसी संख्या जिसके और क्लियर नहीं है तो हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हैं, दो से अधिक गुणनखंड वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ऐसी संख्या जिनके दो से अधिक गुणनखंड, दो से अधिक होने का मतलब ये कि एक तो सभी संख्या गुणनखंड हो जाएगा तो मतलब भाज्य संख्या एक होगा और स्वयं से वो डिवाइड होगी तो वो भी होगी। दो से अधिक मतलब 3, 4, 5, 6, 7 अगर गुणनखंड आ रहे हैं तो उसको हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे हम लोग लिखते हैं पहली भाज्य संख्या 4, तो 4 एक आपकी सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। 4 के बाद आ जाएंगे हम लोग, 5 नहीं हुई क्योंकि 5 आपकी अभाज्य होती है, 6 आ जाएंगे, 6 के बाद 7 अभाज्य होती तो 8, फिर 9, फिर 9 के बाद 10, 11, 12 आ जाएंगे इस तरीके से। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगी वो 4 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती वो 4 होगी आपकी। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। एग्जांपल तो 4 में दिमाग लगाए, ये लिखो ये 4 किस किस से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं 4 जो है आपका वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद ये 4 से डिवाइड हो जाएगा और 1 से। तो हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। इसके गुणनखंड 2 से अधिक आ गए, 3 आ गए, इसलिए क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। तो 4 हमारी क्या हो गई? भाज्य संख्या। उसके बाद 6 में आ जाते हैं, 6 में चेक करेंगे, 6 2 से डिवाइड हो जाएगा और उसके पूर्णतः जिसमें शेषफल और उसके बाद शेषफल 0 बचे, और 3 से उसके बाद 1 से, इसलिए इसके 2 से अधिक गुणनखंड आ गए। 2 भी एक गुणनखंड 6 का होता है, 3 भी होगा और 1 भी होगा, इसलिए क्या हो जाएगा आपकी 6 जो है भाज्य संख्या होगी। इस तरीके से सभी संख्याओं के अगर हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से ज्यादा ही आएंगे, इसलिए भाज्य संख्या, ये सब संख्या क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या कहलाएंगी। और इधर हम लोग अभाज्य संख्या में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि सबसे 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, वो भी कैसी? सम। कैसी? सम। 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है, ये ध्यान में रखिए मित्रों। और 4 जो है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, और 2 एक ऐसी केवल संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। बाकी सभी विषम अभाज्य संख्या मिलेंगी आपको, लेकिन 2 एक ऐसी संख्या जो सम अभाज्य संख्या है। इस तरीके से हम लोग ये भाज्य अभाज्य का कंसेप्ट क्लियरली पढ़ लिए हैं। अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं को प्राइम नंबर्स, मतलब सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो सह अभाज्य संख्याएं पढ़ने के लिए हम लोग यहाँ लिखने का जगह है, हमारे पास यहाँ लिख लेते हैं सह अभाज्य संख्याएं।
सहअभाज्य संख्या, इनको बोलते हैं अगर तो को प्राइम नंबर्स। इनकी डेफिनेशन क्या होगी? सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो वो सिर्फ एक आए। लिखेंगे ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ को इंग्लिश में बोलेंगे कॉमन, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, ये सभी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? सहअभाज्य संख्याएं। जैसे समझने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग। तो जैसे हम लोग लिख दिए 2 और 3, उसके बाद सॉरी यहाँ पर लिख लीजिए ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं और इसके आगे आ जाएंगे 3, 4 और 5, 6 इसके आगे इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। तो अब हम लोग डेफिनेशन को सेटिस्फाई कराएंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कैसे ऐसी ये जो संख्याएं हैं ये सहअभाज्य हैं तो क्यों हैं, ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। तो हम लोग देखते हैं तो 2 के हम लोग अगर फैक्टर लिखें तो 2 के फैक्टर लिख लेंगे 2 × 1 और 3 के लिखें 3 क्या देंगे 3 × 1। अब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इनमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो केवल 1 है, ओनली 1 आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएंगे 2 और 3 सहअभाज्य संख्या हो जाएंगी। और इनमें उभयनिष्ठ कितना रहा 1 आ रहा। अगर 3 और जगह नहीं है हम लोग बोर्ड साफ कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। इधर थोड़ा सा नहीं तो फिर फ्रेम में नहीं आएगा, आउट ऑफ फ्रेम चला जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए इधर समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ये वाला तो ये इसमें देखते हैं दिए गए 3 और 4 ये आपस में बोला गया सहअभाज्य संख्या है, तो कैसे हम लोग देखेंगे और सहअभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन लिखेंगे। ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता है, तो हम लोग इनके गुणनखंड करते हैं 3, तो 3 आ जाएगा 3 × 4 आ जाएगा 2 × 2 × 1। अब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों कि जो इनमें कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड है केवल 1 है, तो इस कारण से 3 और 4 आपस में क्या हो जाएंगे सहअभाज्य संख्या है। तो इन चीजों को देखते हुए हम लोग मासा जब निकालते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग कॉमन फैक्टर लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हर कंडीशन में कॉमन फैक्टर 1 आ रहा, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं, एक नई डेफिनेशन जनरेट हो जाएगी यहाँ से कि ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 हो, ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 हो वो सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी। क्योंकि मासा 1 तभी आएगा जब इनमें कोई कॉमन गुणनखंड 1 के अलावा कोई कॉमन गुणनखंड नहीं मिलेगा, तो मासा हर कंडीशन में 1 आएगा। तो यहाँ से एक ये डेफिनेशन मिल जाती है हमको कि ऐसी संख्या जिनका मासा 1 हो वो सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी। या तो फिर ये वाली डेफिनेशन होती है ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है वो क्या कहलाएंगी सहअभाज्य संख्याएं। तो हम लोग देख पा रहे हैं 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, तो यही हमारा क्या होता था मासा हो जाता। आगे चल के हम लोग कॉमन गुणनखंड ही लेते हैं, कॉमन फैक्टर। तो हम देख रहे हैं कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है बार बार, तो ये अभाज्य संख्या है। और अगर कॉमन फैक्टर 1 है तो हम लोग ये भी डेफिनेशन कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिनका HCF मासा 1 है तो उसके कहलाएंगे सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है।